जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विभत्स आतंकी हमला, जिसमें हमारे देश के 26 नागरिकों को धर्म के आधार पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी पुरुषों को। और यह संदेश दिया गया कि जाकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कह दो। और उसके बाद में पहले टीआरएफ द्वारा इस हमले की जिम्मेवारी लेना, बाद में उसे पलट जाना, बाद में पाकिस्तानी सेना एवं सरकार का इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार करना, और इस तरह से विभिन्न वैश्विक संस्थानों एवं वैश्विक देशों के पास अपना रोना रोना और गिलगिलाना बिलबिलाना। जब बाद में भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के उन 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नेस्ताबूद करना ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और बाद में पुनः पाकिस्तान का कायराना हमला और भारतीय वायु रक्षा प्रणाली द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाना। इसके बाद भी भारतीय सेना ने संयम का उदाहरण पेश करते हुए केवल नागरिक संगठन यानी जो जितने भी नागरिक ठिकाने थे वहां पे हमला न करके आतंकी जो ठिकाने थे वहीं पर हमला करना, और बाद में पाकिस्तान का पुनः कायराना हमला पुंछ में, जिसमें रिहायशी स्थानों पर हमला करना। ये सभी दर्शाते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपनी नापाक मंसूबों को कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत के पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर हैं, उन्होंने कहे थे कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत को उसने बढ़ावा दिया था, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना एवं सरकार के स्तर पर यह उदाहरण प्रस्तुत किया, यह नजीर पेश किया कि जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत की आप बात करते हैं वह भारत स्वीकार नहीं करता है, भारत समरसता के दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ता है। लेकिन खबर आती है बाद में कि सीज फायर कर दिया जाता है, और यह घटना भी काफ़ी कह सकते हैं ये मनोरंजन मतलब बनावटी किस्म की है। ये काफ़ी रहस्यात्मक तरीके से, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि अमेरिकी प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है, अब भारत एवं पाकिस्तान ने द्विपक्षीय तरीके से अपने चीज़ों को हल करने का प्रयास किया था। और भारत भी एक संप्रभु देश है, और उसके भीतरी एवं आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के विदेशी दखल को इनकार किया जाता है। यह हमारे संविधान के संवैधानिक मूल्यों में निहित है, और अब तक इसका पालन किया जाता रहा है। लेकिन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष जो विराम के बारे में तय कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, अपना उनका जो सोशल ट्रूथ है, जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना लिखते हैं। और बाद में भारतीय जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के यानी प्रेस ब्रीफ के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी देते हैं। तो पहली बात इसमें यही है कि अगर भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम होता है तो कोई तीसरा देश इसमें बताने वाला कौन होता है? तो इस पर हमें हमारी सरकार को, हमारी सेना को सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमने देखा था 1971 में भी दुनिया की तमाम शक्तियां हमारे विरोध में थी, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी हमने जो है साहसिक निर्णय लिए थे, बोल्ड डिसीजन लिए थे, और तभी पाकिस्तान, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, यानी पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बर नीतियों के कारण से। और जब चुनाव भी हुआ तो वहाँ के जो प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान जीत हासिल किए थे, लेकिन उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। बाद में जो जितने भी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, अपनी स्वायत्तता के लिए, यानी उर्दू भाषा भी उन पर थोपी जा रही थी, तो उसकी मांग के लिए वे आंदोलन करते हैं, मुक्ति बाहिनी का गठन होता है, और अंततः पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाता है, जो बांग्लादेश है। और आज बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही हैं। तो वैश्विक रिश्तों में लगातार इन सब चीज़ों में बदलाव होते रहता है। इसमें एक बात और निहित है कि हमें अपना सच्चा दोस्त भी पहचानना होगा। भारत हमेशा से आपदाओं के समय में या किसी भी प्रकार के संकट के समय में जितने भी मित्र देश हैं या अन्य विश्व के जितने भी देश हैं उसमें खड़ा रहता है। अभी हमने कुछ साल पहले संभवतः 2023 में जब तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया था, तो हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ तक कि रसद के साथ साथ नमक एवं अन्य जरूरी सामान भी पहुँचाए थे। लेकिन जब हम देखते हैं हमले में कि किस प्रकार से जब हम ड्रोन से पाकिस्तान कायराना हमला करता है, हालांकि वायु रक्षा प्रणालियाँ भारत को उसे ध्वस्त कर देती हैं, लेकिन जो ड्रोन पाए जाते हैं वो तुर्की की रहती है। और चीन का तो हम हमेशा से जानते हैं कि वो खुले तौर पे पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। और अमेरिका को भी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से ये तुष्टीकरण की नीति चल रही है, उससे केवल
एशिया में, खास करके दक्षिण एशिया में एक बाजार चाहिए। और चूंकि पश्चिमी दुनिया का जो जितना भी धंधा है वे सभी हथियारों पर ही निर्भर करते हैं, यानी हथियारों को बेच करके अपनी आय को प्राप्त करना। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ भारत अपनी सेना के दृष्टिकोण से या सुरक्षा में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में एक आवश्यकता है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाएं। सीज फायर करना, चूंकि सेना जो भारत में केवल सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करती है, और आज तक सेना एवं सरकार के बीच टकराव हुए हैं, लेकिन वे जो ऑफिशियली रूप में जो है हैंडल हो गए हैं, यानी उसको अनौपचारिक औपचारिक रूप से बाहर वो नहीं आ पाया है, उनको एक समन्वय एवं संतुलन प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन हाल के वर्षों में जब हम देखते हैं पाकिस्तान की अन्य गतिविधियों में, तो एक तरफा यानी संघर्ष विराम कर देना, घोषित कर देना, अमेरिका का इस प्रकार से दखल कई भारतीयों एवं विशेषज्ञों को नहीं पची। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्वायत्तता की, जब हम बात करते हैं अपने देश की रक्षा की, संप्रभुता की बात करते हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि अब अपने निर्णयों पर घोषणा भी स्वयं करें और पाकिस्तान को उसके नापाक हरकतों का अंजाम भी जरूर दें। क्योंकि अभी हम लोग जिस प्रकार से उसने क्षति पहुंचाने की कोशिश की, अलग अलग देशों के माध्यम से अपना रोना रोया, अभी IMF से देख सकते हैं किस प्रकार से ऋण लेने के लिए बिलबिला रहा था, और अंततः अमेरिका के ही सपोर्ट से उसे ऋण मिला। तो यह दर्शाता है कि हमें अपने वास्तविक जो है मित्र की पहचान करनी पड़ेगी। जब हम वास्तविक मित्र की बात करते हैं तो हमें रूस की तरफ जाना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि रूस हमेशा से ही, चाहे हम 1971 की बात करें, अब जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो उस समय जो पाकिस्तान था वह नाटो के समूह में शामिल हो गया था, यानी जितने भी मित्र राष्ट्रों के जो समूह हैं उनमें वो शामिल हो गया था। जबकि भारत जो है नैम यानी गुटनिरपेक्ष करने का प्रयास किया था, जिसमें कई देश आए हुए थे, जिसमें इंडोनेशिया भी देख सकते हैं। तो इन सब देशों ने गुटनिरपेक्षता की बात की थी कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब हम देखते हैं कि विश्व में एक बहुध्रुवीकृत विश्व की मांग की जा रही है, तो ऐसे में आवश्यकता है, हालांकि भारत में उसमें सही समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी भी थी। ऐसा चूंकि हमने देखा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी हमने रूस से 20 वर्षों तक की जो संधि भी की, जिसमें हमला के बारे में या अन्य जितने भी प्रकार के, जैसे रूस पर हमला या भारत पर हमला में वो सहायता करेंगी। हमने देखा था जिस प्रकार से अमेरिका ने जब अपना बेड़ा भेजा था ये पश्चिमी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो रूस ने भी अपना बेड़ा भेजा था, और इस प्रकार से जो उस समय की संकट है वह टली थी। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है और अमेरिका जिस प्रकार से धूर्तता से काम कर रहा है, और तुर्की और चीन भी जिस प्रकार से है, ऐसे में भारत को एक स्वायत्त दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। हमने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारत शांति की भूमि है, लेकिन आपको जानना भी यह आवश्यक है कि भारत में प्रेम रूपी वृंदावन भी है, तो युद्ध रूपी कुरुक्षेत्र भी है। यानी जब हम युद्ध की बात आती है तो युद्ध की भाषा भी बोलते हैं, और प्रेम की भाषा भी हमें बोलना आता है। और भारत को हमेशा से लगेगा कि भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। आप देखेंगे कि जब उस हमले के पहले, यानी जब 22-23 अप्रैल को जो हमला हुआ, माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को, तो उसके पहले भारत किसी प्रकार से युद्ध या इन सब चीज़ों को नहीं चाहता था। लेकिन जब वो हमला होता है तो भारत प्रतिक्रिया के स्वरूप में करेगा। और कुछ लिबरल लोग कहते हैं कि नो नीड्स वॉर, यानी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपके सामने युद्ध आ जाए तो क्या आप इस चीज़ को टाल सकते हैं? कब तक आखिर टाल सकते हैं? तो हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, और वास्तव में जो नीतियां हैं उन नीति निर्माण के स्तर पर भी सेना के मनोबल को समझना होगा कि जब हम किसी पर हमला कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दें, यानी पूरी तरह से समाप्त कर दें। आपके क्या विचार हैं? आपके विचारों का भी स्वागत है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भी शिकार हो रहे हैं। अभी भारतीय सेना ने एवं अन्य विभागों ने भी इसको समझा है और कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन न फैले, ताकि देश में सांप्रदायिकता की हवा फैले, या जितने भी प्रकार के जो हमारे देश में मिस इन्फॉर्मेशन की घटना है या साइबर अटैक की घटना है, उन सब चीज़ों से हम बचने का जो है अधिकतम से अधिकतम बचने का प्रयास करें। भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, वो भी लगातार इन सब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का लगातार जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से सेना का मनोबल न गिराएं, क्योंकि लगातार जब हम लाइव कार्रवाइयों का या फोटो वीडियो ये सब सेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती है, और गलत तरीके से मैसेज करने का यानी फैलाने का सोशल मीडिया में यह एक प्रमुख टूल के रूप में बनता है। तो इसमें भी देखने की आवश्यकता है कि कैसे हम उसके प्रोपेगेंडा को शामिल करते हैं। आइए अब हम पाकिस्तान के बनने की कहानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि भारत जो है माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 में जब इसकी घोषणा हुई तो भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 देश बने। हालांकि ये भी देखते हैं कि कई लोग मेरे पीछे जो महात्मा गांधी हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के साथ साथ अन्य जितने भी चीज़ें इसके जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर इतिहास के ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऐतिहासिक संदर्भों को देखेंगे तो महात्मा गांधी अंत तक इस चीज़ के खिलाफ रहे कि जो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से बंटना नहीं चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया लेकिन अली जिन्ना नहीं माना। उसने धर्म के आधार पर देश बनाने की मांग की और न सिर्फ मांग की अपितु अपने हट में वह कामयाब हुआ। और अंग्रेज यह चाहते भी थे कि जो है भारत को हम जाते जाते बांट करके ही जाए। उनकी मंशा भी ऐसी थी, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे उनका भारत में प्रादुर्भाव होता है, तो इन सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि जो खासकर पश्चिमी शक्तियां हैं उसने दोहरा मानदंड अपनाया है। आप देखेंगे कि मानवता की शांति के लिए, मानवता की रक्षा के लिए इनके पैमाने बदल जाते हैं। ये रूस यूक्रेन गाजा संघर्ष के बारे में इनकी अलग बात रहती है। वहीं जब हम देखते हैं गाजा संघर्ष के बारे में भी बात की, फिलिस्तीन के बारे में बात की या मध्य पूर्व के बारे में बात की, तो इन सब चीज़ों के बारे में अलग इनकी स्थिति रहती है। यानी किसी भी तरीके से पहले एक उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से अब तकनीक के दृष्टिकोण से ये लोग या सैन्य दृष्टिकोण से ये लोग कब्जा करना चाहते हैं भारत या पूरे विश्व पर। तो इनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होना पड़ेगा। और जो दोहरे मानदंड को है वह भारतीय सैन्य स्तर पर एक दर्शक के रूप में, एक नागरिक के रूप में भी हमें इसको टैकल करने की आवश्यकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब भारत का विभाजन होता है तो जब कश्मीर को लेकर के बाद में विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि भारत उस समय कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह थे, तो उस समय जो पाकिस्तान कबायली के रूप में पाकिस्तान सेना ने हमला कर देता है। जब पाकिस्तानी सेना हमला कर देता है कबायली के रूप में, बाद में भारत के जो अब आज के जितने कश्मीर के हिस्से को वो कब्जा में कर लेता है, उसको हम POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, यानी जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, जो वो आज़ाद कश्मीर कहता है, यानी उतने कश्मीर को आज़ाद कर लिया है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन भारत हमेशा से ही कश्मीर के स्टैंड पर, भारतीय संसद में भी है कि कश्मीर जो है पूरा हमारा है। बाद में जब हम देखते हैं कि उस समय पराजित किया मामला संयुक्त राष्ट्र में जाता है, और चूंकि पश्चिमी राष्ट्रों की यही मांग रही कि किसी भी प्रकार से मामला को लटकाए रखे, और अभी तक मामला लटका हुआ है। यानी पाकिस्तान जो चूंकि वैध रूप से तो हमारा हिस्सा था, जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में यही चीज़ आया, लेकिन बाद में इस पर कई प्रकार के सम्मेलन हुए, कई युद्ध, 1965 का युद्ध हुआ जिसमें लाहौर तक हम लोग पहुँच गए थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसका जवाब दिया, करारा जवाब दिया, और भारतीय सेना ने विजय हासिल की। 1971 की बात करते हैं, 1971 के पहले हम 1962 की बात करते हैं। 1962 में, 1955 में जब हम पंचशील समझौता हुआ था, उसके बाद में हिंद चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, लेकिन चीन, जैसा कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि चीन पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे उस समय के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं ने, खासकर नेहरू की, इस पर आलोचना की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिन पर हमें एक बेहतर निर्णय लिया जा सकता था। बाद में हमला होता है और जो अरुणाचल वाले हिस्से से तेजपुर तक उनका आक्रमण हो जाता है चाइनीज सैनिकों का, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सेना कम थी और कनेक्टिविटी का भी वहाँ पे जो है वो अभाव था। और आप देखेंगे जब भारत के मानचित्र को, तो एक चिकन नेक है, यानी वहाँ जब हम पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का प्रयास करते तो एक छोटा सा हिस्सा तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वही जो है उत्तर से पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। तो अब जाकर के पहले लुक ईस्ट के तहत, अब एक्ट ईस्ट के तहत जो पूर्वोत्तर भारत का विकास होने लगा है। कई सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम रहा कि कई सालों तक हम वहाँ पे संघर्ष से जूझते रहे। अभी मणिपुर की भी बात कर सकते हैं, कुकी समुदाय और जो ये मैतेई समुदाय का संघर्ष चल रहा है, तो ये भी उसमें प्रमुख रूप से कई मुद्दे हैं। बाद में लाल डेंगा, कई प्रकार के आंदोलन हुए, कुछ लोगों को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कुछ स्वायत्त संस्थान बनाई गई, तो कई भाषाओं को जैसे कि डोंगरी, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी जो 22 भाषाएं हैं वह राज्यकृत भाषाएं हैं। राज्य यानी भारत को एक राज्य यानी नेशन स्टेट के रूप में भी हम जानते हैं। तो 1962 में जो कश्मीर के शेष भाग यानी लद्दाख वाला एरिया, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, तो चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है और अभी भी उसके नियंत्रण में है। बाद में संसद में भी इस पर कई प्रकार के बहस डिबेट चले। प्रसंग ऐसा भी आता है कि एक बार किसी ने कहा था कि चूंकि कश्मीर में तो किसी भी प्रकार का खेती या वो नहीं होता है, बंजर भूमि है, पत्थर पहाड़ ये सब है, तो उसकी आवश्यकता क्यों है। तब उस समय के एक सांसद थे, शायद महावीर त्यागी,
जिन्होंने कहा था वो गंजे थे कि हमारे बाल में यानी हमारे सर में बाल नहीं है तो क्या हम इस सर को काट दें, यानी जो चीज़ वहाँ पे नहीं है तो क्या उस चीज़ को हम दूसरे देशों को दे दें। तो इस बारे में उन्होंने अपने विचार रखे थे। जब गति आगे बढ़ती है 1971 की युद्ध की चर्चा हमने की थी, जिसमें पाकिस्तान जो है बुरी तरह से हारा था। लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बाद जब उस समय भी हो सकता था कि हम उस चीज़ को करें, फिर उसके बाद में जो समझौता होता है, शिमला समझौता, जिसमें एक दूसरे के मामलों को किस आधार पर बात किया जाता है, यानी द्विपक्षीय आधार पर तय करने की बात किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस उल्लंघन को, यानी इस जो समझौते के उल्लंघन किया है और हमेशा विभिन्न मंचों से, चाहे इस्लामिक स्टेट के माध्यम से या संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य छोटे छोटे जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उसके माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। यानी इस संधि को भले ही वो कागजी रूप से माना हो, लेकिन ऐसे तो नहीं माना है। फिर जब हम देखते हैं कि जब भारत इस हमले के बाद में जब सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित करता है, यानी उसको पोस्टपोन करता है, निलंबित करता है, तब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से लगातार ये हमले, मतलब जिनका बड़बोलापन दिखता है, कई प्रकार के कायराने बात बोलते हैं कि खून और नदी साथ साथ, यानी खून और पानी, खून बहेगी। तो इस प्रकार से बेबुनियाद वाली बात, फिर भारत ने पानी रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी भारत के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी उतना आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ है कि हम उस पानी को व्यवस्थित कर सकें। अभी 10-15 सालों की आवश्यकता है जब हम उस पानी को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे होता है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार से छिटपुट विवाद होते हैं, खास करके कश्मीर के युवाओं को किस प्रकार से आतंकवाद में, यानी माइंड वॉश करके जब हम विभिन्न धर्मों की बात करते हैं तो इस्लाम में कट्टरपंथ जो है लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि उन लोगों का जिस प्रकार से मदरसों में या अन्य जगहों पर शिक्षा दिया जाता है तो वैज्ञानिक सोच से प्रेरित नहीं होता है। उनका एक ही है कि इस्लाम, यानी पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को इस्लामीय बना देना है, यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार कर देना है। लेकिन जब हम देखते हैं, और यही चीज़ जो है धर्मांतरण के रूप में आता है, यानी शादी विवाह के माध्यम से, जिसको लव जिहाद कहते हैं, या ऐसे चीज़ भी जारी रहते हैं। तो इस पर भी एकांगी दृष्टिकोण नहीं बनाना है, और खास करके उन जो प्रगतिशील मुस्लिमों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस चीज़ को न बढ़ावा दें और न ही किसी प्रकार के इन सब चीज़ों में संलिप्त हुए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लादेन या इन सब जो हैं, ये सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंकवाद के लिए ये लोग पोषित होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर चूंकि अमेरिका भी तुष्टिकरण पर लगा रहा था, क्योंकि जब तक आप पर बीतेगी नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। जब हुआ है अमेरिका पर हमला, हुआ था 2000, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 2001 में संभवतः, तो उसके बाद उसने अपनी चाल चली, यानी उसने पूरे विश्व में मारने का या आतंकवादियों को विनाश का किया। लेकिन वही जब आतंकवाद दूसरे देशों पर होता है तो समझने के लिए तैयार नहीं रहता है। और बाद में 26/11 का हमला होता है। उसके पहले जब हम कारगिल के युद्ध में 1999 की बात करते हैं, तो जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय नवाज शरीफ थे उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री, और साथ ही में परवेज मुशर्रफ सेना के प्रमुख थे। तो भारत पाकिस्तान जाते हैं, समझौता एक्सप्रेस होता है, कई हमारे दिग्गज क्रिकेटर शत्रुघ्न सिन्हा भी उस समय जाते हैं वहाँ पे, और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में संपर्क की स्थिति बढ़ती है। लेकिन इसके बावजूद जब भारत ये कर रहा था तो जाड़े के समय में, चूँकि हिमालय जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो हमारे सैनिक जो हैं कुछ चौकियों को छोड़ करके नीचे आ जाते थे। बाद में एक जो वहाँ का भेड़ चराने वाला था, उनसे पता चलता है कि जो पाकिस्तानी सैनिक है वो कुछ पोस्टों पर, यानी कुछ चौकियों पर कब्जा बोल दिए हैं। अब देखिए, अब इस युद्ध में भी, यानी चूंकि वो ऊपर था और हम लोग नीचे थे, तत्काल अमेरिका का भी हस्तक्षेप होता है कि आप हमला बंद कर दीजिए। लेकिन भारत ने उस समय बोल्ड डिसीजन लिया था। वो जब पाकिस्तान के जो प्रमुख उस समय थे वो बात करते हैं वहाँ से, अमेरिका से परमाणु युद्ध का धमकी देते हैं, तो वो फ़ोन कॉल करके बोलते हैं अमेरिका के प्रमुख कि देखिए पाकिस्तान जो है वह धमकी दे रहा है कि हम परमाणु हमला कर सकते हैं। तो जब परमाणु हमला करने की बात आती है तब अटल जी उस समय बोलते हैं कि मैं आधे भारत को खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। क्योंकि भारत उस समय परमाणु जो है परमाणु जो क्षमता है वह हासिल कर लिया था पोखरण में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे उस समय, अटल जी थे। उसके पहले भी ऑपरेशन जो है स्माइलिंग बुद्धा के तो 1974 में हुआ था परमाणु परीक्षण, लेकिन पूर्णतः परमाणु परीक्षण बाद में जाकर 1998 में होता है। अटल जी उस समय थे, हालांकि इसकी इजाज़त पीवी नरसिम्हा राव ही दे चुके थे, और बाद में वो होता है वहाँ पे। और उसके पहले, यानी भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी ऐसा कर लेता है। तो जाहिर सी बात है चाइना का उस समय समर्थन रहता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका से भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़, चूँकि
संसाधनों में या जितने भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान ये सब युद्ध कर रहा है तो उसके पास किसके दिए हुए उपकरण हैं? चाइना, पाकिस्तान, रसिया से भी है या तुर्की से भी है। तो इन सब देशों के जो उपकरण हैं वो वहाँ प्राप्त होते हैं जो कि आतंकवाद में संलिप्त हो जाते हैं। वहाँ पे आप आतंकवादी को और सेना को अलग कर ही नहीं सकते। कई फोटो भी आए जिसमें आतंकवादियों के जो अंतिम संस्कार थे उस समय जो मुल्ले जो हैं वो लोग भी, जो सेना के लोग हैं वो भी ऐसे करते नजर आए। तो देख सकते हैं कि जो उनकी कथनी करनी और जो जिसको दोगलापन भी कह सकते हैं वो किस प्रकार से उजागर होता है। तो ऐसे में भारत के पास यह एक मौका है था अच्छा कि हम उसको एकदम करारे तरीके से जवाब दें। बाद में कारगिल युद्ध में हमने जीत की थी, मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूँ, और जीत के बाद में जो है संपर्क तो बंद ही हो गया। बाद में भी हमने बीच में शुरू करने का प्रयास किया। और कुछ लिबरल लोग जो बोलने का प्रयास करते कि भारत प्रयास नहीं करता है, भाई जिस आतंकवाद को जब तक तुम पोषित करे हुए तो कैसे हम बातचीत कर सकते हैं? उसके बाद भी कायराना हरकत जारी रखता है। और चीन जो है लगातार हमेशा दखल देते रहता है, चाहे हम मसूद अजहर की बात करें या कई आतंकवादी है, उसे वीटो करने का भी प्रयास करता है कि वो आतंकवादी नहीं है। कई ऐसे संगठन है जिसमें आतंकवाद पर इन लोगों का दोहरा मानदंड रहता है। तो इन मानदंडों को हमें सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम किस दिशा पर जा रहे हैं। उन विदेशी शक्तियों को भी यह समझना पड़ेगा कि जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इसमें दोहरापन नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है और उसी वास्तविकता के अनुसार अगर आप काम करेंगे तभी जो भारत जो है और पूरा विश्व के साथ आगे बढ़ेगा। और भारत को भी अपने दोस्त की, सच्चे दोस्त की पहचान करनी आवश्यक है। और इन सब चीज़ों में हमने देखा पाकिस्तान के निर्माण से लेकर संक्षेप में हमने बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, चूंकि बांग्लादेश का निर्माण जो है एक भाषा के आधार पर हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। हमने देखा 1965 में जो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, 47 और 62 में जवाहरलाल नेहरू थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो है अतीत में चूक की, लेकिन हमें ये भी प्रोपोगेंडा नहीं चलाना है कि अतीत में ये हुआ तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे आज भी करें। हमें वर्तमान देखना है, यानी वर्तमानदर्शी होकर भविष्य उन्मुखी सोचना है। और यही सोच जो है भारत को एक प्रगतिशील भारत के रूप में बना सकता है। तो अब तक आपने इन सब संदर्भों को जाना, जाहिर सी बात है त्रुटि भी हो सकती है। तो कुछ त्रुटियों के साथ साथ हमने विभिन्न चीज़ों को संक्षिप्त में बात करने का प्रयास किया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? और भारतीय सेना, अंत में निवेदन है कि आप एक जो ब्लैकआउट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है कि जब कहीं भी जो रिहायशी इलाके हैं जिसमें युद्ध की या परमाणु के दुश्मन के हमले की आशंका रहती है, तो उस समय जितने भी लाइट्स हैं या उपकरण हैं उन सब चीज़ों को बंद करने का प्रयास किया जाता है ताकि जान माल का कम से कम क्षति हो। क्योंकि जहाँ पे लाइट होगी तो अगर ऊपर से युद्धक विमान उड़ रहे हैं तो वहाँ पे बम गिराने का ये सब खतरा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि लाइट कम रहेगा तो उन लोगों को जानकारी नहीं रहेगी, रडार पकड़ लेगा, लेकिन जो है खतरा जो है वो कम से कम रहता है। क्योंकि भारत की वायु रक्षा प्रणालियाँ भी तैनात हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखने की और सोचने की आवश्यकता है। अंत में निवेदन है कि अफवाहों के प्रति ध्यान न दें, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं एवं साथ साथ अपने जो हम तो केवल इंजॉय कर ले रहे हैं, यानी माफ कीजिएगा ये शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग तो केवल देख रहे हैं, लेकिन जो जिन पर ये गुजर रही है इन युद्ध के जो विभत्स दृश्य हैं उनको हमें सोचने की आवश्यकता है। और उस पर हमें एक अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन को भेजने की आवश्यकता है कि हम जो तो ठीक से आज सो पा रहे हैं वह कोई जग रहा है हमारे लिए, तभी हम आज सो पा रहे हैं। तो अफवाहों को न फैलाएं, अपने भारतीय सेना पर गर्व करें, उनका मनोबल बढ़ाएं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी प्रकार के दुष्प्रचार हैं, पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा है, उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखें और एक सही और संतुलित जानकारी रख करके विभिन्न संदर्भों से, जैसे कि ANI से, संसद TV से या भारतीय जितने भी सेना के ऑफिशियल हैंडल हैं, उन्हीं सब चीज़ों से, PIB से सूचनाओं को प्राप्त करें एवं आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपने पूरे धैर्य से सुना और आप अपनी जो टिप्पणी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको पुनः धन्यवाद।